बाबा साहब ने एक बात हमेशा कही कि अगर तुम सुधार की बात करोगे, अगर तुम जाति तोड़ने की बात करोगे, बराबरी की बात करोगे, समता न्याय बंधुत्व की बात करोगे, तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी लोगों को। तो किसको अच्छी नहीं लगेगी? उसको अच्छी नहीं लगेगी जो इसका लाभार्थी रहा है, जो शोषण की पूरी व्यवस्था का बेनिफिशियरी है, उसको यह बात चुभेगी। तो क्या हम इस डर से कि चूंकि इस पूरी व्यवस्था के बेनिफिशियरी को कुछ बातें चुभेंगी, यह बात कही ही ना जाए? बाबा साहब ने तो मनुस्मृति को जलाया क्योंकि उनको लगता था कि इसके बगैर बात हो नहीं पाएगी। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो लगता है कि हम एक भयावह दौर में खड़े हैं, क्योंकि बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया से आइडिया ऑफ इंडिया तक पहुंच गई है और बीच में जो है वो लगभग 70 साल का फासला है, 75 साल का। तो भारत जो एक खोज था, अब उस खोज के भीतर हम अपना भारत खोज रहे हैं। नेहरू ने जिसको आज से 75-80 साल पहले कह दिया था कि देखो ये हमने खोजा है, ये तुम हो, आज हम पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। ये बात बड़ी खतरनाक है। हम पीछे गए हैं, हम बार बार आईन की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम भविष्य की बात कर रहे हैं? क्या हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके बगैर हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचा नहीं पाएंगे? जब मैं यहां आ रहा था और मैं इस दरवाजे से दाखिल हो रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात बार बार चल रही थी। मैं जब भी सार्वजनिक समारोहों में शिरकत करता हूं तो मैं कुछ चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखता हूं। तो मैं सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह मंच मेरे लिए मुफीद है या नहीं है, क्या ये लोग मुझे सुनेंगे? अरुंधति रॉय एक बात कहती हैं, वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ प्लीज यू। हम आपको खुश करने के धंधे में नहीं हैं। एक लेखक, एक पत्रकार, एक चिंतक, उससे समाज हमेशा खफा रहता है। भाई राजा राम मोहन राय ने जब पर्दा प्रथा खत्म करने की बात कही तो यह बात लोगों को अच्छी थोड़ी लगी होगी। जब बाबा साहब ने कहा कि आदमी और आदमी बराबर हो गए तो यह बात लोगों को अच्छी थोड़ी लगी होगी। जब प्रिवी पर्स खत्म किया गया और कहा गया कि नहीं, राजा और साधारण व्यक्ति एक समान, तो यह बात अच्छी थोड़ी लगी होगी। लेकिन क्या हम वाकई उस प्रेमाइस पर खड़े हैं, उस धरातल पर खड़े हैं जहां हम आइडिया ऑफ इंडिया के थॉट को लेकर ईमानदार हैं? क्या हम ऐसा दावा कर सकते हैं? तो जब मैं इस दरवाजे से दाखिल हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसा मंच है जिस पर कोई दलित नहीं होगा, जिस पर कोई आदिवासी नहीं है, जिस पर कोई स्त्री नहीं है। और इस समय भी जब मैं ये बात कह रहा हूं, इस पूरे हॉल में कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। तो हमको सोचना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमने सचेत तरीके से यह मान लिया है कि इनके होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या हम इस देश के 60%, 70%, 80%, 90%, अगर स्त्री को भी जोड़ें तो, लोगों की हिस्सेदारी को इस हॉल से मुकम्मल तौर पर काटकर आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर भी सकते हैं?
और अगर कर रहे हैं तो क्या हम नैतिक तौर पर ईमानदार होने का दावा कर सकते हैं? यह बात हमको सोचनी पड़ेगी और तुरंत सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस दौर में यह बात कर रहे हैं जब उमर खालिद जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, होनहार नौजवान बिना किसी कसूर के इस देश की अदालतों और जांच एजेंसियों की कृपा से 5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उससे ज्यादा समय से जेलों में पड़े हुए हैं। उमर का कसूर क्या है? क्योंकि वो बोलता है, और ये हक किसी हुकूमत ने तो दिया नहीं है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो हम उमर खालिद के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम लोग लड़ रहे हैं, बिना अंजाम के बारे में सोचे हुए लड़ रहे हैं। कल को हमको जेल में डाला जा सकता है अलग अलग वजहों से, बावजूद इसके हम आज भी उमर को बेकसूर मान रहे हैं। 2 दिन पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी है और एक दिन सब बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोई कसूर उनका बनता ही नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने उसको बंद रखा है। ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का तो है ही। लेकिन मैं बार बार इसलिए नैतिक ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि जिस आर्टिकल 19 के दम पर हम उमर खालिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उसको बोलने का हक है, वही आर्टिकल 19 जावेद अख्तर को भी मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल में उनको बोलने से रोका गया। उर्दू एकेडमी का कार्यक्रम था, विषय क्या था? हिंदी सिनेमा में उर्दू। आप बताइए कि हिंदी सिनेमा में उर्दू पर बोलने के लिए क्या जावेद अख्तर से बड़ा कोई नाम है? आप क्यों रोकेंगे बोलने से? आजादी सिलेक्टिव नहीं हो सकती है, वो चयनात्मक नहीं हो सकता। इतना वाला अच्छा है जो हमको सूट करता है, ये वाला खराब है क्योंकि हमको सूट नहीं करता है। हेजिमनी को ब्रेक करना पड़ेगा, वर्चस्ववाद को तोड़ना पड़ेगा। बंगाल में तो नहीं है भाजपा की सरकार, हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, आपने सिद्दीक कप्पन को उठाकर बंद कर दिया। हम मानते हैं कि महाराष्ट्र में है, लेकिन बंगाल में नहीं है। अगर आज हम यहां बैठकर विलियम डलरिम्पल के लिए मांग कर रहे हैं कि उनको अपने तरीके से बात करने और बोलने का अधिकार है, तो क्या एक नागरिक समाज के तौर पर हमने उन लोगों को यह अधिकार दिया है जो सचमुच में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना चाहते हैं, बराबरी की बात करना चाहते हैं? दुनिया का कोई भी समाज जो अपने पढ़े लिखे लोगों को खारिज कर देता है, चिंतकों को खारिज कर देता है, नागरिक कार्यकर्ताओं को खारिज कर देता है, वो तरक्की नहीं कर सकता, तरक्की का ढोंग कर सकता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं और पूरी हिम्मत के साथ कह रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं जिस आत्मीयता के साथ ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप तक पहुंचेगी। मैं उम्मीद कर रहा था, और मेरी तरह के तमाम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से कोई आवाज उठेगी, कि एक समानांतर फेस्टिवल होगा कोलकाता में, और कुछ लोग उठेंगे और कहेंगे कि आप आइए और यहां बोलिए, हम सुनेंगे आपको, बेशक आपकी बात हमको पसंद नहीं आती। तो कहने का मतलब यह है कि जिन तरीकों से, जिन तौर तरीकों से हम सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लूरलिस्ट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसमें इन सब बातों पर खुलकर बहस होनी चाहिए, खुले दिल से बहस होनी चाहिए। हमको अपना दिल खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बात अब जरा सोचिए कि आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी ने 1997 में किताब लिखी आइडिया ऑफ इंडिया। अब उस दौर को याद कीजिए, मैं बहुत छोटा था, आई के गुजराल की सरकार जा रही थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार,
वाजपेयी अपनी लोकप्रियता के उरूज पर थे। आरएसएस का प्रभाव इस देश में व्यावहारिक तौर पर पहली बार एक सत्तामूलक संगठन के तौर पर बढ़ रहा था। और उस समय एक किताब आती है आइडिया ऑफ इंडिया, और उस आइडिया ऑफ इंडिया में सुनील खिलनानी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो भाई, भारत जो है वो सिविलाइजेशनल यूनिटी नहीं है, वो सभ्यतागत एकता का कोई क्षेत्र नहीं है, ये बहुरंगी इलाका है। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बोली, भाषा, खान पान, कपड़ा लत्ता, सोच समझ के लोग हैं। कोर में क्या था? डाइवर्सिटी। मतलब आइडिया ऑफ इंडिया के कोर में डाइवर्सिटी है। एक वर्ड में कहें कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है तो सिर्फ डाइवर्सिटी और कुछ नहीं। डाइवर्सिटी के बिना हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात नहीं कर सकते। और डाइवर्सिटी का मतलब हर तरह की डाइवर्सिटी। हमको सबको सुनना पड़ेगा, हमको सबको बोलने का मौका देना पड़ेगा, हमको सबको समझना पड़ेगा। लेकिन जो बात पिछले 2-3 घंटे में बिल्कुल नहीं हुई है वो ये कि आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा किससे है? हमसे तो नहीं है, आपसे भी नहीं, इधर बैठे लोगों से भी नहीं है। तो आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा हुआ कैसे? कहां से यह खतरा पैदा हुआ? पिछले 12-14 सालों में यह खतरा हमको ज्यादा महसूस क्यों हो रहा है? हमने कुछ गड़बड़ी की? और हम नेव नहीं हो सकते, मासूम नहीं हो सकते। मतलब माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, मैं मासूम नहीं हूं। कोई भी सोचने समझने वाला व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति, बहस करने वाला व्यक्ति उस लहजे के इनोसेंस की उम्मीद उससे नहीं की जानी चाहिए जो उसकी बुनियाद को खत्म कर दे, तार्किकता की। तो किससे खतरा पैदा हुआ? आइडिया ऑफ इंडिया को, डाइवर्सिटी को। और माफ कीजिएगा लेकिन मुझे सेकुलरिज्म बड़ा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मैं जार्गन्स में फंसने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये शब्द नहीं, ये शब्द चलना चाहिए, नहीं, ये होना चाहिए। उसको समझे जाने की जरूरत है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स वायलेट हुए हैं तो वो रीडिफाइन करने की जरूरत है। वकील साहब बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे, कोर्ट भी कहता है कम विद क्लीन हैंड। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। तो हमको क्लीन हैंड आना पड़ेगा, हम सबको। एक लड़ाई हम बाहर लड़ रहे हैं, एक लड़ाई हमको अपने भीतर भी लड़नी पड़ेगी। हम जो कर सकते हैं, हम अपने आसपास के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा, स्त्रियों, उनको क्या यह महसूस करा पा रहे हैं कि तुम भी मेरे बराबर हो? तुम्हें कट कर रहने, बट कर रहने की जरूरत नहीं है। तो जिस सवाल पर मैं बात करना चाहता हूं कि सुनील खिलनानी ने कहा कि देखो भाई, भौगोलिक या सांस्कृतिक इकाई नहीं है भारत, यह एक डाइवर्स जोन है, जीवंत, गतिशील और जटिल परियोजना है आइडिया ऑफ इंडिया। और अगर इसको बचाओगे, यह तभी तक जिंदा रहेगा जब तक विविधता, लोकतंत्र और तुम्हारे समावेशी सिद्धांत, इंक्लूसिव प्रिंसिपल बचे रहेंगे। अगर इनको बचा पाओगे तब भारत नाम के विचार को भी बचा लोगे। और अगर इसको नहीं बचा पाओगे और इसके लिए बहाने चाहे जो बनाओ, तुम आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं बचा पाओगे। अब यह देखिए कि 1997 में आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलनानी क्वाइन करते हैं, और उसके बाद एक तो वो समय ही, इसका मतलब कि खिलनानी को यह लगा कि आइडिया ऑफ इंडिया पर बात करने की जरूरत है। यह कहीं ना कहीं इसको चोट पहुंचाई जा रही है अलग अलग तरीके से, क्योंकि जब यह किताब आई उसके 5 साल पहले बाबरी मस्जिद हुआ था,
और देश के माहौल में भारी उथल पुथल चल रही थी। पहले नेशनल फ्रंट और उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें लड़ रही थीं अपनी सीमाओं से, जड़ताओं से। देखिए, कोई चीज हवा में नहीं है, हर चीज धरातल पर है। हम जब तक उसके मूल को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बचा सकते हैं। और मैं आइडिया ऑफ इंडिया की बात से आगे जाना चाहता हूं। और आइडिया ऑफ सेल्फ क्या है? आइडिया ऑफ सेल्फ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बात होनी चाहिए, संविधान के विचार पर बात होनी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो निरपेक्ष है, बाकी हर चीज सापेक्ष है। आप मुझसे पूछिए आइडिया ऑफ इंडिया, हर आदमी की जरूरतें अलग है। अगर आप मुझे कहेंगे भूख क्या है, तो हो सकता है मैं कहूं एक पिज्जा। इस हॉल से बाहर खड़े आदमी से पूछेंगे भूख क्या है, तो हो सकता है कहे वो एक पाव बिरयानी। और बाहर दरवाजे से बाहर खड़े सड़क पर पड़े हुए आदमी से पूछे भूख क्या है, तो कहेगा 2 बासी रोटी। आप बताइए, भूख जैसी चीज, भूख से ज्यादा सेकुलर चीज तो कोई नहीं हो सकती ना। उसका कोई कौम नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसमें भी फर्क है। तो मुझसे अगर आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो हो सकता है मैं उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। मोहन भागवत से आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं भारत में जो रहता है सब इंडिया ने, यही आइडिया ऑफ इंडिया। हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे कोई लेना देना नहीं है, सब हिंदू हैं, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। उनका भी एक आइडिया ऑफ इंडिया है। तो आइडिया ऑफ इंडिया अपने आप में एक बड़ी लाइवली चीज है, गतिशील चीज है, जीवंत है। मैं अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, आप अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो भी एक लाइवली डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है, लेकिन उसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। आप उससे इधर से उधर नहीं जा सकते। उसी खांचे में रहकर आपको अपने अधिकार मांगने होंगे, और वो इसकी गारंटी देता है। आपको या हमको अधिकारों की गारंटी सिर्फ और सिर्फ संविधान से मिल सकती है। दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो हमारे अधिकारों की बात करती हो सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका मतलब यह हुआ कि हमने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कलेक्टिवली वीकन किया है, कमजोर किया है, और वो हर लेवल पर हुआ है। मैं अपने आप को लेकर भी बहुत निष्ठुर हूं। मैं आज से 20 साल पहले जैसे सोचता था, आज वैसे नहीं सोचता हूं। मुझे लगता है हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने भूलें की हैं, लेकिन मैंने उससे सीखा है। दिक्कत तब है जब हम भूल भी करेंगे और हम सीखेंगे भी नहीं। तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से कमजोर होना शुरू हुआ, और क्या हमने उस पर गौर किया? और अगर गौर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हम यह मानकर बैठे थे कि एक किताब बन गई है कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबको बचा लेगा, और हमको उसको बचाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यह होता नहीं है। जिस किताब ने हम सबको अपने तरीके से बात करने की, खान पान की, रहने की, पूजा पद्धति, उपासना की गारंटी दी है, उसको तो बचाना पड़ेगा ना। आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार देंगे? नहीं मार सकते, उसको बचाना पड़ेगा, और सब कुछ दांव पर लगाकर बचाना पड़ेगा। तो मैं इस बात पर बड़ा फर्म हूं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्रश किया गया, और हर लेवल पर किया गया है। और जब तक हम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बात नहीं करेंगे, हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करने की ईमानदार कोशिश नहीं कर पाएंगे। अब समझते हैं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आइडिया ऑफ इंडिया पर चोट कहां से पड़नी शुरू हुई। कहां रहता है आइडिया ऑफ इंडिया, कहां रहता है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मंदिरों में तो रहता नहीं है, मस्जिदों में भी नहीं रहता, गिरजाघरों में भी नहीं रहता, गुरुद्वारों में भी नहीं रहता। तो आइडिया ऑफ इंडिया कहां रहता है? यह
जिस प्लूरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिस सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं, वो एक थॉट है, एक विचार, आइडिया है ना, विचार है। तो वो विचार कहां रहता है? वो विचार रहता है स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, बहस मुबाहिसों के केंद्रों में।